चला जाए जी, क्लास चालू करें। चलो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और इस मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले अगर हम लोग को कुछ पढ़ना पड़े तो हम लोग को सेक्शन ए में पढ़ना चाहिए कि मौर्य काल के इतिहास जानने के स्रोत क्या है, ठीक है। और जब स्रोत के इतिहास में जब हम लोग जाएंगे तो जनरली जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। यहाँ के स्रोत में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पहला स्रोत है साहित्य, और दूसरा जो मेन स्रोत है वो है अभिलेख, है ना, ठीक है। मौर्य काल के इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक स्रोत का नाम है साहित्य और दूसरा का नाम है, देखो साहित्य में वैसे तो कई किताबें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित किताब है उस किताब में आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। अर्थशास्त्र और इंडिका ये दोनों मुख्य किताबें हैं और इसको हमको सेपरेटली पढ़ना पड़ता है अलग से। जबकि अगर अशोक के द्वारा अभिलेख की बात आएगी तो जो अशोक के द्वारा जारी किए गए अभिलेख हैं हम लोग उसी को पढ़ते हैं, और इसके द्वारा जो जारी किए अभिलेख हैं वो दो प्रकार के आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं शिलालेख और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्तंभ लेख, ठीक है। इसमें एक तीसरा श्रेणी भी आएगा जिसे हम लोग कहते हैं गुफा लेख, गुफा लेख, ठीक। अब यहां से हम लोगों को बारी बारी से चर्चाएं शुरू करनी है, ठीक है। तो सेक्शन ए में स्रोत पर जाएंगे तो इसमें नंबर 1 में रखेंगे साहित्यिक स्रोत। इसमें कई प्रकार की किताबें हैं, लेकिन जो जो किताबें हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उसमें से अगर मैं चलूं राइटर का नाम वाइज कि कौन किसका रचना है तो आपको कम से कम 10 किताब का नाम जानना चाहिए। पहला किताब है जो आपने देखा ऊपर में, अर्थशास्त्र। इसके रचनाकार कौन है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौटिल्य। 2 नंबर में हमने ऊपर में ही लिखा इंडिका, तो इसके बारे में इसके राइटर का नाम क्या है, मेगास्थनीज, ठीक है। और इस श्रेणी में जब हम तीसरी किताब की बात करते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है तो उसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, और ये किताब है जैन विद्वान ने इसे लिखा है, उसका नाम है हेमचंद्र। क्या नाम है, हेमचंद्र। फिर एक किताब और है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और इसके राइटर का नाम है विशाख दत्त। जो लिखे हैं उनका नाम है विशाख दत्त। ठीक है। फिर एक किताब है, आपने इसको पहले भी पढ़ा है, उसका नाम है कल्पसूत्र, जैन विद्वान है और इसके राइटर का नाम है भद्रबा, ठीक है। और लास्ट में एक किताब है महाभाष्य जिसके राइटर हैं पतंजलि। ये वे किताबें हैं जिन किताबों से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। और एक और लास्ट में लिखना है तो लिख लिया जाए, उसका नाम है राज तरंगिनी। ये कश्मीर का इतिहास है और लिखने वाले पंडित का नाम कलहन है। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने जो बात की, इस 7 किताबें हैं, इस 7 किताब हमें पर्याप्त स्रोत उपलब्ध कराते हैं।
ठीक है। 7 किताबों के अलावा एक किताब का नाम और इसमें आप लिखिए जो कि आगे चल करके हमें चाहिए, उसका नाम है पिलनी। पिलनी, इसकी ओहो उल्टा हो गया, ये राइटर है। किताब का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, और इसके राइटर का नाम है प्लिनी। ठीक है। बुक की दुनिया से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो बुक के दुनिया से बाहर जाने के बाद हमें एक किताब के बारे में खास करके पढ़ना पड़ता है कि जो अर्थशास्त्र किताब है, इस किताब में क्या ऐसा विवरण दिया गया है जो मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर काम आ सकता है। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग इसकी विवेचना चालू करते हैं, चाहे लिखते हैं, तो हमें क्या क्या देखना है, जरा देख लीजिए उसको भी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखो। इसके रचनाकार, अब सोचोगे कई जगह नाम लिखे हैं तो फिर क्यों लिख पा रहे हैं, यहाँ उसका सारा नाम लिखना है। इसके रचनाकार का नाम है कौटिल्य, चाणक्य, अंगुल, है ना, नाम सुना होनी साहब, उन्हीं का नाम है। ठीक है। विष्णुगुप्त, या नाय, मल्लीनाग, पक्षिल स्वामी, और कुट्टल, वात्स्यायन भी, वात्स्यायन और कुट्टल, नीचे लिखोगे हेमचंद्र की पुस्तक अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार हेमचंद्र की पुस्तक अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार। ठीक ना। अब ये राइटर का नाम है, तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। चाणक्य का उपनाम क्या है, इतना सारा उपनाम बता दिए। ये इतने नाम चाणक्य के किस पुस्तक में मिलते हैं, ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो हेमचंद्र की पुस्तक अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार, नीचे लिखो। इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं थी, परंतु वर्तमान में इसकी प्राप्त प्रति
मैसूर के संग्रहालय में, मैसूर के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला पॉइंट, इस पुस्तक के अनुसार कौटिल्य का, इस पुस्तक के अनुसार कौटिल्य का इस पुस्तक के अनुसार कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, जन्म तक्षशिला में हुआ था। ठीक है, यह पुस्तक राजनीति शास्त्र पर लिखा गया है, राजनीति शास्त्र पर लिखा गया है। अगला प्रश्न, यह पुस्तक पंद्रह अधिकरण 180 प्रकरण तथा 4000 श्लोकों से युक्त है, 4000 श्लोकों से युक्त है। मतलब इस पुस्तक में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, चैप्टर हो गया, चैप्टर सब चैप्टर श्लोक सब अलग अलग है। ठीक है, देखो इसके सभी अधिकरण पर प्रश्न पूछता है। जो 15 अधिकरण है तो 15 हो तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। प्रथम अधिकरण प्रशासनिक विभाग एवं पदाधिकारी, प्रशासनिक विभाग एवं पदाधिकारी का वर्णन। लिख लिए। दूसरा नागरिक प्रशासन, तीसरा दीवानी प्रशासन, चौथा तीसरा दीवानी प्रशासन, चौथा फौजदारी प्रशासन, चौथा फौजदारी प्रशासन, पांचवा राजा के मित्र एवं सभासद, छठा अधिकरण साप्तांग सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत। साप्तांग सिद्धांत यहाँ नीचे लिख लो। राजा, अमात्य, जनपद, राजा,
अमात्य जनपद, दुर्ग, कोस, दुर्ग, कोस, दंड, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक का देखो प्रश्न है कि कौटिल्य का सबसे बड़ी थ्योरी जो होती है ना, उसको लोग बोलते हैं कि सप्तांग थ्योरी है। तो इस 7 अंगों में सबसे मुख्य अंग कौन है? राजा। राजा को सलाह देने के लिए कौन है? मंत्री। ठीक है, राजा को राज्य करने के लिए क्या चाहिए? जनपद। राज को खर्च को चलाने के लिए क्या चाहिए? राजकोष। ठीक है, और राज्य में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए क्या होना चाहिए? दंड विधान। दंड विधान के अलावा राजा को सुरक्षा के लिए चाहिए शहरों का दुर्ग, किलाबंदी, और राजा को विशिष्ट परिस्थिति में सहयोग देने के लिए कौन चाहिए? मित्र। हो गया ना? तो दंड और मित्र 2, जनपद 3, कोष 4, दुर्ग 5, मंत्री 6 और राजा 7। मतलब एक सफल राजा के पास इतने विंग होना चाहिए। लिखिए 8वां, 7 को छोड़ दीजिए। 8, विजय या पराजय से जुड़ी रणनीति। विजय या पराजय से जुड़ी रणनीति। 10, युद्ध नीति। 10, दस 15। ठीक है, अर्थनीति। अर्थनीति। देखो, कहने का मतलब कि इसने जो किताब लिखी है पूरी किताब 15 अधिकरण में बटी हुई है, लेकिन हमने शुरुआत में ही आपको कहा था कि चाणक्य एक व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था है। ठीक है, जैसे आज तुम्हारा देश का सिस्टम है, सिस्टम में राष्ट्रपति को एक अधिकार है, प्रधानमंत्री को अधिकार है, मंत्रियों का अधिकार है, विभागीय सेक्रेटरी अपना काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, आरबीआई अपना काम कर रहा है, सेबी अपना काम कर रहा है। ठीक है, पुलिस मुख्यालय अलग काम कर रहा है, सैनिक बल अलग काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स अलग काम कर रहे हैं, स्टेट पुलिस अलग काम कर रही है, जुडिशियल सिस्टम अलग काम कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ों को डिवीजन करके उनकी फंक्शनिंग बताने का काम विश्व में पहली बार अगर किसी ने किया, पूरे होल विश्व में, तो उस व्यक्ति का नाम है चाणक्य। पहले में उसने बताया कि राजा और राजा के मतलब राजा काम करने के लिए कितना विभाग बनाया। अभी कैसे सरकार चलाने के लिए हम लोग वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय बनाए हैं ना। तो कौन कौन विभाग होना चाहिए राजा के पास, और सभी विभागों में कौन ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ तक वो आगे चल के भी बताएगा कि कोई ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने के लिए उनकी कौन सी परीक्षा होनी चाहिए, कौन सा यूपीएससी एग्जाम और जेपीएससी पास करके वो आएंगे तब बनेंगे। उसमें उस एग्जाम का नाम था उपधा परीक्षा। ठीक है,
दूसरे अधिकरण में गया तो बोला नागरिक प्रशासन, मतलब जनता के हित के काम करने वाले कौन से अधिकारी, डीसी, एसपी और जो बीडीओ, सीओ होते हैं, ये सब लोग कल्याणकारी ऑफिसर में ही गिने जाते हैं, इनकी बात की उसने। तीसरे अधिकरण में गया तो उसने दीवानी मामले। देखो दुनिया में जितने भी अदालती केसेस होते हैं, जो झगड़े विवाद वगैरह के कारण होते हैं, इन कारणों के आप तलाश में जाओगे तो दो प्रकार के विवाद आते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी का मतलब मैं प्रेम दीवानी हूं नहीं, दीवानी का मतलब होता है जमीन जायदाद संपत्ति से जुड़ा, उत्तराधिकार, तलाक से जुड़ा जितना जो मामला है, अगर पति से नहीं बन रहा है, अलग होने जाना चाहती हैं, और पति के पैसा में भी आधा संपत्ति चाहती है, पति नहीं चाहिए लेकिन पति का पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये मामला कहाँ जाएगा, ये दीवानी केस है, ठीक है। तुम अपने बाप के संपत्ति में, बाप के पास 10 एकड़ जमीन था, 2 भाई में बांट दिया, तुम बोलते हमको भी हिस्सा चाहिए, तो तुम हिस्सा किस अधिकार से मांगोगी, तुम जो केस करने जाओगी वो दीवानी केस होगा। मतलब संपत्ति का विवाद, उत्तराधिकार का विवाद, ये सब जो केसेज होते हैं, ठीक है, ये सब के सब किस श्रेणी में आएंगे, दीवानी श्रेणी में आएंगे, ठीक है। लेकिन फौजदारी, चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, इस सब केस फौजदारी में, किसमें आएगा, फौजदारी में आएगा, ठीक है। तो दोनों का नियम अलग होना चाहिए। संपत्ति का झगड़ा है, हक की लड़ाई है, ये शांति से चलेगी, लेकिन फौजदारी केस में अगर कोई आदमी गंभीर क्राइम करके आया है तो उसको या तो टपटपा देना चाहिए, ठीक है, या तो उसको परमानेंट जेल के अंदर डाल देना चाहिए। वैसे एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हो गया है, ठीक है, तो वह व्यक्ति कितने वर्ष जेल में रहेगा? ऑप्शन ए, जब तक मृत्यु न हो जाए। ऑप्शन बी, जब तक सरकार की इच्छा हो। ऑप्शन सी, 22 वर्ष। ऑप्शन सी, 14 वर्ष। और डी, 14 वर्ष। जब तक मृत्यु न हो जाए। आदमी 14 साल जिंदा रहेगा। चौदह वर्षीय है, किसी की घोषणा अगर हुई है कि आजीवन कारावास है, मतलब 14 साल जेल में रहेगा। पहले अधिक था, धीरे धीरे कम किया गया है। मतलब माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति 14 साल गुजार लेगा तो मरिए के जिंदा है, निकलेगा तो। थोड़ा ना जेल एक आदर्श स्थिति है जिससे मनुष्य का मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, ठीक है। तो और ऊपर से उसकी आयु की गणना दोनों कारावास, निद्रा वाला भी टाइम, इधर वाला भी टाइम गिना जाता है। इसी तरीके से मिला करके पहले 16 वर्ष था, अभी सरकार घटा के उसको 14 वर्ष कर दी, ठीक है। फिर उसमें बोलता है, सबसे चर्चित है कि एक राजा अगर जीवन में अच्छा लाइफ चाहता है तो उसके 7 अंग हैं। राजा अभय सक्षम है, जिसके अच्छे सलाहकार हैं, जिसका अपना इलाका है, जो जिसके राजधानी के चारों तरफ के इलाके सुरक्षित हैं, जिसके पास अच्छा खासा फंड है, जो जिसके पास कानून बना हुआ है, और मुसीबत आने पर अगल बगल में 1-2 ठो अच्छे मित्र भी। क्लियर? क्या नीचे लिखो, अर्थशास्त्र में शूद्रों को भी आर्य कहा गया है तथा उन्हें कृषि कार्य प्लस सैन्य कार्य की छूट दी गई है। कृषि कार्य और सैन्य कार्य की छूट दी गई है।
फिर लिखिए दास के 9 प्रकार बताए गए हैं। दास के कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार बताए गए हैं। जहाज रानी विवाह का वर्णन मिलता है। जहाज रानी विवाह का वर्णन मिलता है। जहाज रानी विवाह का वर्णन मिलता है। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष तथा गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प, महामात्य सर्प कहा गया है। महामात्य सर्प कहा गया है। कौटिल्य का वर्णन समाप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप इतना पढ़ गए तो आप समझिए कि यूपीएससी तक के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। और हम लोग यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, जाए कि नहीं जाए? चलिए, मन है तो भी जाइए, नहीं है तो भी जाइए। दूसरी किताब जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका, ठीक है। लिखिए, यह यूनान के राजा सेल्यूकस, यूनान का राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 वर्ष रहा। 6 वर्ष रहा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के कितने वर्ष तक रहा? 6 वर्ष तक रहा। आगे इसने जो इंडिका पुस्तक लिखी उसकी मूल प्रति नहीं है। उसकी मूल प्रति नहीं है। केवल समकालीन स्रोतों के आधार पर स्वान बेक ने इसका संकलन किया है। स्वान बेक ने इसका संकलन
किया है। इंडिका नाम से एक किताब एरियन ने भी लिखा है। इंडिका नाम से एक किताब एरियन ने भी लिखा है। लिखा है, लिख लिए। इस पुस्तक के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार नंबर एक सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त का नाम है। सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त का नाम है। दूसरा, चंद्रगुप्त महिला अंगरक्षिका से घिरा था। महिला अंगरक्षिका से घिरा था। तीसरा, महिला अंगरक्षिका से घिरा था। तीसरा, भारत के लोग डायोनिसस मतलब शिव तथा हेराक्लीज यानी कृष्ण की पूजा करते थे। कृष्ण की पूजा करते थे। अगला, दार्शनिक की दो प्रजाति थी। सारामेन, ब्रोकामेन। सारामेन मतलब सन्यासी और ब्रोकामेन मतलब गृहस्थ। दो मुख्य अधिकारी थे। दो मुख्य अधिकारी थे। एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई। ठीक है। ये जो था सड़क देखभाल और ये
नगरों का देखभाल। नगरों का देखभाल करता था। हो गया ना? है आइए 5 के बाद 6 नंबर। 5 के बाद 6 नंबर। पाली ब्रोथा, ब्रैकेट में पटना, एक बड़ा शहर था। एक बड़ा शहर था और सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त का प्रासाद मतलब कि महल, महल महल अत्यंत सुंदर था और यह हाँ 2 मिनट वेट कर लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं। सूसा एवं एकवतना के महलों से भी ज्यादा सुंदर था। सूसा और एकवतना के महलों से भी ज्यादा सुंदर था। महल में चांदी के खंभे थे। महल में चांदी के खंभे थे जिस पर सोने की चिड़िया की आकृति, सोने की चिड़िया की आकृति लगाई गई थी, लगाई गई थी। मतलब समझ गए? पाटलिपुत्रा शहर के बारे में लिखता है, शहर बहुत खूबसूरत है। शहर में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए चारों तरफ सुरक्षा की दीवार बनी हुई है, लेकिन यह दीवार ऊंची नहीं बनाई गई है, बल्कि समझो कि इस जो घर का हम लोगों का साइज है 20 फीट का, ये 20 फीट गड्ढा खान दिया गया है। कोई आदमी जंप लगा के उस पार से इस पार कैसे आएगा? ठीक है। और उसमें पानी भी बहा दिया गया है, अगर गलती से जंप करे तो डूब भी जाएगा पानी में गिर कर। इसी प्रकार लिखता है कि चंद्रगुप्त के महल में जाइए तो परथिया के राजा जो सूसा एकवतना का महल है बेबीलोन का, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। लेकिन ये बोलता है ये उससे भी सुंदर है। महलों के अंदर आप जाएंगे तो जगह जगह पर सजावट के लिए चांदी की लता है, ऐसे लगे कि पेड़ गिरे हुए हैं चांदी के, और उस चांदी के पेड़ पर सोने की चिड़िया बना बना करके चिपकाया गया है सजावट के लिए। उसी समय से भारत में आज तक कहा जाता है यह वह देश है जिस देश में सोने की चिड़िया पाई जाती है। ये इसी के बाद से दुनिया भर में फैला। आगे लिखिए। क्या चाहिए? देखो, प्रसाद पंडित जी वाला और प्रासाद मतलब महल दोनों में अंतर है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। कहां चले हैं?
किसी पॉइंट को अभी बढ़ाना है, आगे नहीं जाना है। लिखो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में 30 सदस्य थे जो 6 कमिटी में बटे थे। 6 कमिटी में बटे थे। सभी का कार्य एक दूसरे से अलग था। सभी का कार्य एक दूसरे से अलग था। देखो तो लोग कैसे सिखा देते हैं, इसका एक कोड वर्ड है। इन्फो सेंट्रा बीएम टैक्स। इन्फो सेंट्रा बीएम टैक्स। तो लिख लो पहला वाला जो कमिटी है फर्स्ट, आईएन का मतलब हो गया इंडस्ट्री, मतलब ये उद्योग का देखभाल करता था। सेकेंड वाली जो कमिटी थी वो फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेश विभाग देखती थी। थर्ड वाली जो कमिटी थी सेंसस मतलब कि जनगणना। फोर्थ वाली जो कमिटी थी यानी TRA मतलब ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार। फोर्थ वाली जो कमिटी थी BM मतलब ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी रोकती थी। और फिफ्थ वाली जो कमिटी थी वो टैक्स मतलब बिक्री कर वसूलती थी। इन्फो सेंट्रा बीएम टैक्स। लिख लिए? बोलिए। चलिए आगे, कहीं चले? चलिए इन्फो सेंट्रा बीएम टैक्स। नेक्स्ट दक्षिण भारतीय पांड्य राज्य का वर्णन करता है। दक्षिण भारतीय पांड्य राज्य का वर्णन करते हैं। अगला भारतीय अपना क्या बोलिए? जाति में ही विवाह करते थे। अगला पॉइंट, उत्तरापथ राजमार्ग की लंबाई, उत्तरापथ राजमार्ग की लंबाई पथ राजमार्ग की लंबाई 1300 मील थी।
अगला, भारत 7 जाति में बटा था। भारत मेगास्थनीज के अनुसार 7 जातियां। 7 राज्य में, सॉरी 7 में बटा था। एक में लिखते चल जाओ, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पी, निरीक्षक, पार्षद, सैनिक, आखिर भारत में 7 को जाति होता है जी। एगो को दार्शनिक कहते हैं, वो किसान। इसका मतलब इसको जाति प्रथा का नॉलेज वगैरह नहीं था। जिसको जो काम तो करते देखा उसी को बोल दिया कि वही था। लेकिन जो गलत वर्णन है नीचे लिख दो, डॉट, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे 7 जातियां थी, नाम लिखे ना तो डॉट 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 डॉट, उसके नीचे लिखो भारत में जबकि 4 वर्ण व्यवस्था लागू थी। भारत में जबकि 4 वर्ण व्यवस्था लागू थी। अगला पॉइंट, भारत में अकाल नहीं पड़ते। भारत में अकाल, देखो नीचे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय डॉट 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 करके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। लिख लिए। अगला, भारत में दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य के अनुसार दास के प्रकार। भारत में दास प्रथा नहीं थी। देखिए, कौटिल्य ने दास के नौ प्रकार, कौटिल्य ने दास के 9 प्रकार बताए हैं। अगला पॉइंट, भारत में लेखन कला नहीं थी। डॉट डॉट डॉट, कई लिखित साहित्य मिलते हैं। कई लिखित साहित्य मिलते हैं। समझ गए बात? नहीं समझे? 5 वर्णन जो दिया वो गलत है। पहला, भारत में जाति होती है, 7 को जाति होती है।
उसको नहीं पता था। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे, ऐसा कोई जाति नहीं था, किसान जाति, कारीगर जाति, सेना जाति, ऐसा कोई जाति है भारत में। दूसरा वो लिखा भारत में अकाल नहीं पड़ता है, ये भी गलत वर्णन है। अशोक के समय भी अकाल पड़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी अकाल। हम तो लोग को बताए हैं कि जब अकाल पड़ा तभी वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था। तीसरा बोला भारत में दास नहीं है, बोले ये भी उसको नहीं पता था। भारत में दास प्रथा शुरू से थी, उस समय भी थी। भारत में लेखन कला नहीं था, भारत लिखना पड़ा, ये भी झूठा विवरण है। 1000 किताबें हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र खुद लिखा हुआ है उसी पीरियड का। तो इसका मतलब वो जो भारत के बारे में बताया वो सब कुछ सही नहीं था। नीचे लिखो नोट, इंडिका को मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। चलिए, दोनों पुस्तकें खत्म हुई। पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक ना।